Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 अप्रैल 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कीनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो लोकसभा के इन नियमों के अकॉर्डिंग जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो उस तारीख को होता है जो तारीख स्पीकर फिक्स करते हैं। आपको पता है ना, लोकसभा के अंदर में एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इन नियमों के अकॉर्डिंग डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो उस तारीख को होता है जो तारीख स्पीकर फिक्स करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि देखो ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, ये कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है ना, या तो ये अपोजिशन पार्टी से होगा या ये रूलिंग पार्टी से होगा। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं दोनों के पास में बिल्कुल सेम पावर होती है। जब ये हाउस में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, तो दोनों के पास बिल्कुल सेम पावर होती है और जो भी मैटर होगा जिसके ऊपर इनकी रूलिंग चलेगी, है ना, उसको लेकर कोई भी अपील नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में चौथे स्टेटमेंट पर आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि डेप्यूटी स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट है ना, ये ऐसे आसानी से नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पर एक मोशन मूव किया जाता है। पहले स्पीकर एक मोशन मूव करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मूव करेंगे, देन उसके बाद में डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होगा। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4 या फिर ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। तो सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों अभी नासा के थ्रू एक डेंजर अलर्ट जारी किया गया है, या कह सकते हो उसको एस्टेरॉइड अलर्ट भी बोल सकते हैं। देखो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो एस्टेरॉइड है ये होते क्या है। देखो अंतरिक्ष में बहुत सारे आपको अलग अलग कंकड़ के टुकड़े देखने को मिलेंगे, अलग अलग चट्टानें देखने को मिलेंगी, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर एस्टेरॉइड बोलते हैं। तो अभी नासा के थ्रू बताया गया है कि लगभग एक बहुत बड़ी सी चट्टान है जो कि 27,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ ही घंटों पहले ये जो आर्टिकल्स हैं पब्लिश होना स्टार्ट हुए हैं। एस्टेरॉइड अलर्ट करके यहाँ पर आपको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब खास बात यहाँ पर यह है कि इस आर्टिकल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको पता होनी चाहिए। आप सोच रहे होगे जब आके ये टकरा ही जाएगा तो एग्ज़ाम दे के क्या करना है। नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला है। 2023 में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, साइंटिस्ट अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये आगे टकरा ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो एस्टेरॉइड है और अंतरिक्ष में से कई सारे एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, चट्टानें देखने को मिलेंगी जो कि हमारी पृथ्वी के पास से गुजरती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसी चट्टानों को कह सकते हो पृथ्वी के लिए एक आफत घोषित कर दिया है। और खासकर इसमें ना एस्टेरॉइड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट में अलग होते हैं एस्टेरॉइड्स होते हैं, ट्रोजन अलग होते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉइड अलग होते हैं। आगे मैं उसके बारे में समझाऊंगा। कह रहा हूँ ना एग्जाम के लिए कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो सब आगे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। प्रॉब्लम वाली चीज़ यह है कि जब ये चट्टान का टुकड़ा जो है या चट्टान जो है ये पृथ्वी की तरफ आना स्टार्ट होता है ना, तो इसको रडार में भी नहीं पकड़ा जा सकता। ऐसे एस्टेरॉइड रडार में पकड़ में नहीं आते हैं, जिससे पृथ्वी पर यहाँ पर एक खतरा ऑब्वियस सी बात है बना रहता है। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे ना,
वो डायनासोर ख़त्म हुए हैं, वो भी एक एस्टेरॉइड की गिरने की वजह से। एक बहुत ह्यूज साइज़ का जो एस्टेरॉइड है वो टकरा गया था पृथ्वी से, जिसकी वजह से तबाही मची और ये डायनासोर का पूरी तरह से एक्सटिंक्शन हो गया। फिलहाल यहाँ पर एक और एस्टेरॉइड है जो कि पृथ्वी के करीब आ रहा है, और अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ नासा, इन्होंने बताया है कि इस एस्टेरॉइड का जो नाम है वो है 2023 GU2। क्या 2023 तो 2023 हो गया, और साथ ही में आगे GU2 करके यहाँ पर बोला गया है इसको, ठीक है। तो एस्टेरॉइड आज हमारी पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा पास में आ चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। इसका आकार लगभग 78 फीट से लेकर 177 फीट के बीच तक हो सकता है। अभी तक एकदम प्रिडिक्शन तौर पर बताया जा रहा है, कोई एक्यूरेट डेटा नहीं आया है, बट 78 फीट से लेकर 177 फीट तक का यहाँ पर इसका आकार हो सकता है। अगर हम एक अंदाज़ा बताएं तो लगभग एक हवाई जहाज़ के जितना बड़ा ये चट्टान है, जो कि 27,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की साइड आ रहा है। हालांकि इस एस्टेरॉइड की ना पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे और इसको देख भी रहे हैं। इसकी पाथ यानी जैसे जैसे चल रहा है इसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं। वैसे तो आप समझ चुके हो एग्जैक्टली होते क्या हैं। ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी चट्टान के टुकड़े हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सन के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं। और जो हमारे नॉर्मल प्लैनेट्स होते हैं ना, उन प्लैनेट से छोटे साइज़ के होते हैं। इस वजह से इनको कभी कभी माइनर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इवन यहाँ पे नासा के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे अंतरिक्ष में लगभग 383 नोन एस्टेरॉइड्स हैं। मतलब इससे भी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स तो वैसे हैं, लेकिन ये एस्टेरॉइड्स इतने नंबर में वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स को ना 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा जाता है। कौन कौन सी क्लास? पहला होता है फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में वो एस्टेरॉइड आते हैं जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में होते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे होती है? आपको पता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है। उस बेल्ट में ऐसे जो चट्टान के टुकड़े हैं वो लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास नज़र आते हैं। मैं हाथों हाथ आपको एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर ये सोलर सिस्टम को देखोगे तो इधर हो गया यहाँ पर सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स के बाद जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर ये दोनों का ऑर्बिट है ना, इन दोनों ऑर्बिट के बीच में, इधर मार्स है इस वाले ऑर्बिट पर, इस वाले ऑर्बिट पर जुपिटर है। इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट है इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे इस प्रकार के चट्टान आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास एस्टेरॉइड्स इस वाली बेल्ट के अंदर हैं। तो एस्टेरॉइड का पहला प्रकार हो गया। दूसरा वाला यहाँ पर आता है सेकंड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग ट्रोजन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रोजन्स। अब ये ट्रोजन्स क्या होते हैं, फटाफट इसको समझते हैं। अब ट्रोजन्स को समझने के लिए ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में जो इस प्रकार की बेल्ट बनी हुई है, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है बेसिकली एस्टेरॉइड बेल्ट। और ट्रोजन कहाँ पे होता है? जिस ऑर्बिट पर जुपिटर है, ध्यान रखना, जुपिटर जिस ऑर्बिट पर सन के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, उसी ऑर्बिट पर भी यहाँ पर जुपिटर के आगे और पीछे दोनों तरफ इस प्रकार के एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग ट्रोजन एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। तो पता होना चाहिए ट्रोजन एस्टेरॉइड कौन से ऑर्बिट पर होते हैं? जिस ऑर्बिट पर जुपिटर होता है। 2 ग्रुप के बारे में जान लिया आपने। अब आता है तीसरा ग्रुप। तीसरे ग्रुप में आते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। नाम से पता चल रहा है नियर अर्थ एस्टेरॉइड मतलब जो पृथ्वी के जस्ट पास में हो और पास से गुजर रहे हो। तो पृथ्वी के जस्ट पास से यहाँ पर ये गुजरते हैं, बिल्कुल पास में होता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा हमें नियर अर्थ एस्टेरॉइड से ही होता है। तो बोला गया है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा इस प्रकार के एस्टेरॉइड्स हैं जो कि नियर अर्थ एस्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। और इन 10,000 में से 1400 तो ऐसे हैं, यानी कि इन 10,000 में से 1400 एस्टेरॉइड ऐसे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। उनको हम पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि पृथ्वी के लिए खतरा बने रहते हैं। और ऐसा कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉइड का जो एक एग्जाम्पल है वो है एपोपिस। एपोपिस आज से कुछ टाइम पहले चर्चा में था, याद होगा। तो एपोपिस को भी हम लोग यहाँ पर एक पोटेंशियल हैजार्डस एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी टकराने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर टकरा गया तो? देखो ऐसा नहीं होने वाला है, टकराएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंने जैसा बोला पहले भी, साल 2023 चल रहा है। जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और एक चीज़ आपको याद आ रही होगी, अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से आके टकरा रहा होगा तो हम कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। अब हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपको याद आ रहा होगा डार्ट मिशन। डार्ट मिशन मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ाया था,
और मैंने 3-4 बार आपको डार्ट मिशन पढ़ा रखा है। ये नासा का एक ऐसा सक्सेसफुल मिशन है जिसके माध्यम से अगर पृथ्वी की साइड में कोई एस्टेरॉइड आ भी रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इस मिशन का यूज़ करके उस एस्टेरॉइड का जो रास्ता है वही बदल देंगे। अगर वो ऐसे आ रहा होगा तो यहाँ पर उसको टक्कर मारेंगे, वो इस तरीके से घूम जाएगा, वो पृथ्वी के पास नहीं आ पाएगा। कहोगे क्या मजाक हो रहा है। देखो आपने सुना ही होगा डार्ट मिशन के बारे में, ऐसा ही है। चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो यहाँ पे सपोज़ मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी से हमने डार्ट मिशन को लॉन्च किया। अब डार्ट मिशन जैसे पृथ्वी से बाहर गया और अभी रिसेंटली इसने ये सक्सेसफुली काम भी किया था, ये जाकर एक एस्टेरॉइड से टकराया था। कौन सा एस्टेरॉइड था? वो था डाइमॉर्फस। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये 2 एस्टेरॉइड थे, एक था डिडीमॉस और एक था डाइमॉर्फस। डिडीमॉस के आसपास यहाँ पर डाइमॉर्फस घूमता है। ये 2 एस्टेरॉइड थे, इस वजह से यहाँ पर ये जो डार्ट मिशन था इसका नाम क्या रखा गया था? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है डार्ट की, डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इस मिशन को भेजा था और ये डाइमॉर्फस नाम के एस्टेरॉइड से टकराया और टकराने के बाद में इसने इसका जो रास्ता है वो बदल दिया, रास्ता इसका चेंज कर दिया। समझ गए कि अगर कोई ऐसा कुछ खतरा होता भी है तो इसी प्रकार से यहाँ पर उसका रास्ता भी चेंज कर दिया जाएगा। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे फ्रंट पेज पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? तो कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी और आज भी यहाँ पर वही रिपीटेड आर्टिकल है। अभी कुछ दिन तक ये आर्टिकल लगातार ऐसे ही आता रहेगा। सूडान के बारे में डिस्कशन किया गया है। सूडान का लोकेशन कल मैंने आपको मैप में दिखाया था। आज आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। सूडान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं, उसको अच्छे से यहाँ पर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो जाए लोकेशन को लेकर। तो सूडान में जो भी यहाँ पर वॉर छिड़ी है, जो भी बवाल हुआ है, उसकी वजह से हालात सूडान के काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ना पीने को पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, हालात काफ़ी ख़राब हुए। कई सारे इंडियंस भी सूडान में रहते हैं, तो उनको एक ऑपरेशन के माध्यम से सूडान से निकाला जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और उस ऑपरेशन कावेरी के तहत जो INS सुमेधा है, ठीक है, इस प्रकार से आप ये शिप देख पा रहे होंगे, एक इंडियन नेवल शिप पहुंच चुका है जो कि इधर से इंडियंस को लेकर आ रहा है। और अभी यहाँ पर INS सुमेधा को एक और शिप ने ज्वाइन कर लिया है, वो है INS तेग। तो ये वाला भी शिप जो है इस ऑपरेशन कावेरी को ज्वाइन कर चुका है, जो कि पोर्ट ऑफ सूडान पर पहुँच रहे हैं, सूडान के बंदरगाह पर इंडियंस को लेने के लिए। ठीक है, तो उनको एक ऑपरेशन के माध्यम से इवैक्यूएट करा जा रहा है इस प्रकार से। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना उसको भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक कर पाओगे। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग है वो इस सप्ताह होने वाला है और भारत यहाँ पे इस मीटिंग को होस्ट करेगा। काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाने वाली हैं इस मीटिंग के अंदर में। तो इंडिया इस मीटिंग को होस्ट करेगा, जहाँ पे चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा। ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर इसको ज्वाइन करने वाली हैं, बोला जा रहा है। इसके बारे में अनाउंसमेंट कल के दिन ही कर दिया गया। तो इंडिया अब की बार यहाँ पर इसको होस्ट कर रहा है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। तो ये सब तो आएंगे ही। उसके अलावा न्यू दिल्ली के अंदर ये पूरी मीटिंग होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, ये तो यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेंबर्स हैं। उसके अलावा SCO के कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं। उन ऑब्जर्वर मेंबर में आ जाता है बेलारूस और ईरान। तो बेलारूस और ईरान दोनों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। ये दोनों भी यहाँ पर आने वाले हैं इस डिफेंस मीटिंग के अंदर में। तो डिफेंस मिनिस्टर्स जो भी यहाँ पर इन SCO कंट्रीज़ के इकट्ठे होंगे, वो सब डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग शांति को बना सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आतंकवाद से लड़ा जा सकता है। उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ में चाइना की साइड से भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो इनके नए अपॉइंटेड स्टेट काउंसलर और डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि चाइना के एक नए डिफेंस मिनिस्टर आ चुके हैं, जनरल ली शांगफू, ये इंडिया को जल्दी विजिट करेंगे। यानी 27 और 28 अप्रैल में ये भारत में रहने वाले हैं और ये अभी तक की चाइना की एक सबसे बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर ये खुद चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आप कह सकते हो कि अभी तक मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साल 2020 में ये क्राइसिस हुआ था, 2020 में जो ये लड़ाई हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, है ना, उसके बाद से अभी तक इस प्रकार से कोई भी इतना बड़ा लीडर इंडिया में आया नहीं है चाइना का। तो पहली बार यहाँ पे कह सकते हो 2020 से अभी तक पहली बार यहाँ पर इस प्रकार से एक बड़े मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है। साथ ही साथ में बोला गया है कि अभी संडे में, जो अभी संडे निकला है ना, उस संडे में 18th लेवल की मिलिट्री टॉक भी हुई थी।
यानी कि इंडिया चाइना के जो बॉर्डर पर विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए 18th लेवल की यहाँ पर एक मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जहाँ पे हमारा मेन फोकस था कि हम लोग यहाँ पर शांति बनाकर जो अपना बॉर्डर विवाद है उसको ख़त्म कर सकें, ताकि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सकें। समझ गए? तो ये बेसिकली इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। तो अभी थोड़ा सा रुको, जब ये मीटिंग आएगी तो डिस्कशन होगा, बहुत सारे आर्टिकल और पब्लिश होंगे, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में और ढेरों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या करना है, अभी आपको इस आर्टिकल से एससीओ के बारे में पढ़ लेना है। अब एससीओ अक्सर न्यूज़ में आ रहा है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, और अभी कुछ दिन बाद फिर से न्यूज़ में आएगा, फिर उसके बाद एससीओ की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ये न्यूज़ में नहीं आने वाला। तो इस चक्कर में अभी जब लगातार 5, 6, 8 दिन न्यूज़ में, तो लगातार पढ़ो, रिविज़न करो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फटाफट रिवाइज करते हैं। तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें काफ़ी सारे देश हैं जिनकी सरकारें और वो जो देश हैं आपस में मिलकर काम करते हैं। इस बॉडी को 2001 में बनाया गया था, है ना। 2002 में इसका चार्टर साइन किया गया और 2003 से ये बॉडी काम करनी स्टार्ट कर दी थी। और मैं आपको बता दूं, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये 2001 में बेसिकली बना है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर ये बॉडी थी, लेकिन वो दूसरे नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम था शंघाई 5। यानी उसमें केवल पहले 5 देश हुआ करते थे। कौन कौन से? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ हुआ करती थी। बाद में साल 2001 में तो एक नया डेवलपमेंट हो गया था, यानी साल 2001 से पहले ये 5 देश थे तो शंघाई 5 के नाम से इसको जानते थे। 2001 में क्या हुआ, उज़्बेकिस्तान नाम का एक देश था, उसने भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया। अब उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया तो शंघाई 5 नाम रखोगे, कुछ मिलता जुलता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, शंघाई 5 क्यों नाम रखा है। तो उज़्बेकिस्तान ने जैसे इसको ज्वाइन किया, नाम बदल दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका नाम कर दिया गया एससीओ। ठीक है, बदलकर एससीओ यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया। फिर 2001 से 2017 आ गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने साथ में ही एक ही साल में एससीओ को ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद में 17 सितंबर 2021 में ईरान का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि ईरान को भी मेंबर बना देंगे, बट इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि ईरान अभी ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया गया है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं अभी यहाँ पर बेलारूस और ईरान, ये इन दोनों को ही बुलाया जाएगा। तो अभी आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है ईरान एक ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ईरान अभी यहाँ पर एससीओ का फुल मेंबर नहीं है। कई सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर लिखा होता है एससीओ का फुल मेंबर बन चुका है ईरान। ठीक है, तो आज अगर हम मेंबरशिप को देखना चाहें तो ईरान में कौन कौन से मेंबर हैं, ईरान बोल रहा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मेंबर हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ईरान को मत काउंट करो। तो कहने का मतलब है टोटल 8 देश यहाँ पर एससीओ के मेंबर्स आपको नजर आएंगे। अब एससीओ का स्ट्रक्चर क्या होता है वो यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, बीजिंग के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर रशियन और चाइनीज़, ये जो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर इस एससीओ में यूज़ की जाती हैं। अब यह आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है इसकी टेस्टिंग करते हैं। यूपीएससी ने साल 2022 में, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, पिछले साल का ही सवाल है, पिछले साल प्रीलिम्स में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। क्या क्वेश्चन था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग बॉडी के नाम दिए गए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी बॉडी का नाम दिया गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR। तीसरी बॉडी का नाम दिया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO। अब इन 3 बॉडीज़ के नाम देने के बाद में आपसे पूछ लिया गया इंडिया इन तीनों में से किस किस का मेंबर है, ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, ऑप्शन B 3 ओनली, ऑप्शन C 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन D तीनों का तीनों। तो 3 वाला तो सही है बिल्कुल, ये तो हमें पता है ना, क्योंकि SCO का मेंबर है, अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा क्या ऊपर वाली दोनों बॉडी का भी इंडिया मेंबर है, तो मैं आपको बता दूं हाँ, दोनों बॉडी का मेंबर है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी एक्सप्लेनेशन लेना चाहोगे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भारत 2016 में मेंबर बन गया था। MTCR का भी भारत 2016 में मेंबर बन गया था, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2017 में बना था। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया भी यहाँ पर 2017 में इसका मेंबर बन गया था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर D यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे आप मतलब मेरे साथ में पर्सनली ज्वाइन कर पाओगे।
और यार एक छोटी सी बात है, प्लीज़ यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समय लूँगा मैं आपका, 1-2 मिनट लूँगा। जिसको नहीं सुनना है, मतलब टाइम कम है, तो आप यहाँ पर 2-3 मिनट स्किप कर लेना, ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि वीडियो ना थोड़ा आजकल लेट आ रहा है। लेट क्या आ रहा है, मतलब कि 10 बज जाते हैं वीडियो अपलोड होते होते। अब क्या वाकई में इतना समय लगना चाहिए? देखो मुझे भी पता है नहीं लगना चाहिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट करते रहते हैं वीडियो का, काफ़ी लेट आने लगा है वीडियो। लेकिन यार पता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब पर मेरे साथ में 7 अप्रैल से ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, और 7 अप्रैल से आप देख पाओगे वीडियोज़ पर व्यूज़ भी डाउन हो चुके हैं, कम लोग देख रहे हैं। वरना 7 अप्रैल से पहले 50,000 से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पर देखा करते थे, क्योंकि वीडियो मॉर्निंग में मैं 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया करता था। 8 बजे से पहले कई बार यहाँ पर 6:50 तक 7 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो हुआ क्या, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर भी लेता हूँ, अब वीडियो को मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ तो 2 घंटे लगते हैं अपलोड होने में, जबकि वीडियो अपलोड होने में पहले 15 मिनट लगते थे। मैंने खूब यूट्यूब से बातचीत की है, पता नहीं यार क्या इशू है, वो भी यहाँ पर कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। मतलब ऐसे ही चलो वीडियो अपलोड हो रहा है, यही सही चीज़ है, लेकिन बहुत समय लग जा रहा है। मतलब अपलोड होने में भी समय नहीं लगता है। आपने एक चीज़ गौर की होगी, देखो जिसको देर होता है ना, वो आप क्या करा करो, मतलब यूट्यूब चैनल पर जब इस चैनल पर जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट को ओपन करना। प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाता है वीडियो, 10 मिनट 15 मिनट में अपलोड हो जाता है, लेकिन फिर प्रोसेसिंग में अटक जाता है, और प्रोसेसिंग में 2 घंटे बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जाके अपलोड होता है। मैं अगर 8 बजे अपलोडिंग के लिए लगा दूंगा तो 5 से 8 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो चैनल पर दिखेगा नहीं। अपलोड हो जाएगा लेकिन वो प्रोसेसिंग में अटक जाएगा, और फिर 2 घंटे की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जाकर 10 बजे तक वीडियो अपलोड होगा। यही दिक्कत यहाँ पर हो रही है पिछले कुछ दिनों से। मेरा खुद दिमाग ख़राब है, बस खाली मैं सोच रहा हूँ कि चलो जैसे तैसे वीडियो अपलोड हो ही जाए टाइम पर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने अगर मतलब शेड्यूल एक थोड़ा सा चला रहे थे आप, तो थोड़ा बहुत प्लीज़ अपने शेड्यूल को चेंज कर लेना जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है। हो सकता है यहाँ पर कोई अपडेट आए यूट्यूब का, तो उस अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बट तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे भी पता है कि आपको काफ़ी परेशानी हो रही होगी कि वीडियो लेट हो गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वर्कर्स हैं, है ना, ऑफिस वर्कर्स हैं, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो काफ़ी लोगों ने अपना शेड्यूल चेंज भी किया है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं साथ में। काफ़ी सारे ऑफिस वर्कर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ में कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया है कि कोई बात नहीं है, शाम को हम लोग वीडियो देख रहे हैं आजकल। तो आप भी थोड़ा बहुत ऐसे ही मैनेज कर लिया करो, ठीक है। अब यार ये चीज़ है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बातचीत हुई है यूट्यूब से, अब मतलब वो लोग भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। हर चीज़ मतलब जो भी वहाँ से गाइडलाइंस मिली है उन सब गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रोसेसिंग में वीडियो अटक रहा है, जैसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा मैं और वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कोई अपडेट आता है या नहीं आता है। जैसे मुझे लगता है कि कोई अपडेट आएगा यूट्यूब स्टूडियो का, वैसे कोई अपडेट आएगा, तो अपडेट होने के बाद में हो सकता है यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है सही हो जाए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यहाँ पर एक छोटा सा कोऑपरेशन मेरे साथ में ज़रूर से दिखा देना। ये कुछ समय की बात है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है, टल जाएगी जल्दी। क्योंकि मैं देखता हूँ कभी कभी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उटपटांग कमेंट लिख देते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो कोई बात नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक मतलब लगता है वो कमेंट। क्योंकि मेरी कोशिश यही रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको कंटेंट फ्री में दूँ। अभी तक यहाँ पर सब कुछ फ्री में ही चल रहा है, दोनों वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ्स वगैरह मिल रहे हैं, और कंटेंट वही लेवल का मिल रहा है जो बाकी सारी जगह पर आपको पेड में पढ़ा रहे हैं, है ना। आप पैसा देकर कंटेंट ले रहे हो, वो कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। सभी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर पेड हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे उटपटांग से कमेंट होते हैं जो कि लगते हैं सही में। लेकिन फिर मैं भी यार सोचता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हाँ एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, कि यहाँ पे यूट्यूब की साइड से कोई इशू हो रहा है। इस वजह से मैं बार बार हर रोज़ बोल भी नहीं रहा हूँ, बट कुछ दिन बाद मैंने आज यहाँ पर बोला है आप लोगों से। तो प्लीज़ एक और फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट करना। नवाते हैं आर्टिकल की तरफ। चलो अगला आर्टिकल है हमारे इकोनॉमी पेज पर, बिजनेस सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाओगे। देखो बोला जा रहा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और अभी यहाँ पर थोड़ी और बढ़ सकती है। उसके पीछे का रीज़न, 3 रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं, और वो 3 रीज़न का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के इन्फ्लेशन के ऊपर में। नंबर 1 रीज़न ऑयल के प्राइसेस, कच्चे तेल के दाम। नंबर 2 रीज़न एल नीनो। एल नीनो बेसिकली एक जोग्राफिक टर्म है, वो क्या है वो हम समझेंगे। नंबर 3 यहाँ पर बोला जा रहा है कंस्ट्रेंड सप्लाई ऑफ वीट मिल्क ड्यू टू द कैटल डिजीज़, यानी कि गाय भैंसों में जो बीमारियाँ फैली हैं उसकी वजह से, है ना। चलो मैं आपको अब समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब देश भर में थोड़ा सा महंगाई बढ़ी है, उसके पीछे का नंबर 1 रीज़न ऑयल के दाम। जो कच्चे तेल है ना, इसके दाम जो है पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। अच्छा रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि जो ओपेक प्लस कंट्री हैं
कौन सी कंट्री? ओपेक प्लस कंट्री। ये ओपेक कंट्रीज़ कौन सी हैं? ये बेसिकली कह सकते हो कि अगर मैं रॉ शब्द में बोलूँ तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले ये देश हैं। ऐसी ओपेक है और ऐसी ओपेक प्लस है। देखो ओपेक और ओपेक प्लस दोनों में डिफरेंस है। जैसे अरब नेशंस हैं, है ना, ज़्यादातर कंट्रीज़ अरब कंट्रीज़ है, वो सब यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ हैं जो कि तेल का उत्पादन कर रही हैं। और उनके अलावा जो बचे कुछ देश हैं वो ओपेक प्लस में आ जाते हैं, वो भी तेल का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में इन्होंने क्या कर दिया है, ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने बोला है कि हम क्या करेंगे, तेल के प्रोडक्शन में जो तेल का उत्पादन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कट डाउन कर देंगे, कम करेंगे तेल का उत्पादन। जिससे क्या होगा, तेल का शॉर्टेज हो जाएगा और इसका जो डिमांड वगैरह है वो तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन शॉर्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, इसके जो प्राइस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। अब आप कहोगे दाम बढ़ जाएंगे तो इन कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा है? दाम बढ़ जाएंगे तो ये थोड़ा सा इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे ये। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? ये तो गलत बात है। देखो इनका कहना ये है ओपेक कंट्रीज़ का कि साल 2020 को तो याद करो, साल 2021 को तो याद करो। साल 2020-21 वो देश, साल 2020-21 जो है वो ऐसा टाइम था जो ओपेक कंट्रीज़ के लिए बहुत बुरा समय था। रीज़न क्या है? कोविड-19। कोविड-19 में क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घर से बाहर निकल नहीं रहा था, लॉकडाउन लगे हुए थे, दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, कोई भी यहाँ पर गाड़ी मोटर चल नहीं रही थी, तो तेल का जो खपत है वो बहुत कम था, तेल का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम था, ना के बराबर था। तो किसी देश ने भी ये ओपेक कंट्री से तेल परचेज़ किया ही नहीं। तो इन 2 सालों में बहुत घाटा हुआ, दबा कर घाटा हुआ इन कंट्रीज़ को। अब इनका कहना यह है कि जो ये 2-2.5 साल हमें लॉस हुआ है ना, हम उस लॉस को भरना चाहते हैं, पूरी तरह से उस गैप को भरना चाहते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आज हम तेल का जो प्रोडक्शन उसको कट कर देंगे, तेल का प्रोडक्शन कट कर देंगे। लेकिन डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, आज तो डिमांड सब कुछ सही हो गया तो डिमांड तो है ही ना, तो प्रोडक्शन कट कर देंगे। अब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने इकोनॉमी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि किसी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। अब दाम बढ़ जाएंगे तो ये थोड़ा बहुत जो पैसा इनको ज़्यादा मिलेगा, ये पैसा यहाँ वाला जो लॉस हुआ था उसको यहाँ पर रिकवर कर पाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है। हम लोग भी बहुत सारा कच्चा तेल इम्पोर्ट करते हैं इन कंट्रीज़ से। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है आर्टिकल में, जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है भारत की इकोनॉमी के ऊपर में, इन्फ्लेशन के ऊपर में, वो है एल नीनो। अब एल नीनो क्या है? ये एक जोग्राफिक टर्म है। आपने ला नीना और एल नीनो ज़रूर सुना होगा। इंडिया के लिए कौन सा बेस्ट है? तो इंडिया के लिए ला नीना अच्छा होता है, लेकिन अभी हमें एल नीनो वाली कंडीशन नज़र आ रही है। एल नीनो की कंडीशन की वजह से इंडिया में अच्छी तरीके से जो फसलों का उत्पादन है वो नहीं हो सकता। और अगर अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन नहीं होगा, क्रॉप्स वगैरह नहीं आएंगी, सूखा पड़ने लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्रॉप्स का शॉर्टेज हो जाएगा। जो खाने पीने के सामान है, जो फूड के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे, और ऐसा हो रहा है। फूड के प्राइसेस इंक्रीज़ होने के पीछे का रीज़न है एल नीनो। अब एल नीनो में होता है क्या है, समझते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ला नीना क्या होता है? ला नीना में देखो, जब आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो इधर एशिया है, इधर इंडिया है, इधर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, और बीच में यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन हो गया। तो पैसिफिक ओशन में एक काम होता है ला नीना के तौर पर। ला नीना में क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में यहाँ पर साउथ अमेरिका की साइड में इस वाले रीजन में ठंडा पानी रहता है। इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और गर्म पानी इस वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। यानी ठंडा पानी यहाँ पे आया और गर्म पानी यहाँ पे पहुँच जाता है। किस साइड में? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और इधर यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के साइड में इधर गर्म पानी होता है। और ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है कि ओशन की जब हम लोग बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, तो जिधर यहाँ पे गर्म पानी है उधर बारिश होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। बारिश होगी, पानी गर्म होगा, इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, और बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ला नीना कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन मानी जाती है। ला नीना में क्या होता है, गर्म पानी इधर आ जाता है इंडिया की साइड में, और ठंडा पानी इधर साउथ अमेरिका की साइड में पहुंच जाता है। तो इधर सूखे पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, और इधर यहाँ पे क्या होता है, बारिश होने के चांसेस हो जाते हैं। और ला नीना हमारे खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ला नीना में आप समझ गए कि इधर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की साइड में गर्म पानी पहुँच गया, इधर ठंडा पानी पहुँच गया। लेकिन एल नीनो में उल्टा हो जाता है। एल नीनो में यहाँ पर यही गर्म पानी अब घूम कर इधर पहुँच जाएगा इस वाली साइड पे, और ठंडा पानी घूमकर आ जाएगा इस वाली साइड पे। ठंडे पानी से कोई बारिश का लेना देना है नहीं, तो इधर यहाँ पर बारिश कम होगी या नहीं होगी, और इधर यहाँ पे इस समय पर बारिश होगी एल नीनो में। तो एल नीनो में बारिश साउथ अमेरिका में होती है, ला नीना में बारिश इधर इंडिया की साइड में होती है।
तो ला नीना इंडिया के लिए बढ़िया है, एल नीनो भारत के लिए बढ़िया नहीं है। तो इस समय एल नीनो वाली कंडीशन नज़र आ रही है, जिसकी चक्कर में इंडिया की साइड में सूखा पड़ता हुआ नज़र आएगा, और इससे यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे फूड के प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इतने नहीं हो पाएंगे, जिससे उनके दाम जो है बढ़ते चले जाएंगे। समझ गए, सिंपल बात थी। तीसरा यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो है मिल्क के दाम। दूध के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा है दूध पर लगातार दाम इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में दुनिया भर में कह रहा हूँ, देश भर में कई सारी गाय जो भैंस हैं उनकी यहाँ पर डेथ हुई है लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। कई सारी बीमारियों की वजह से यहाँ पर उन गाय भैंसों की जान गई। अब उनकी जान जाने के बाद में क्या हुआ कि दूध का उत्पादन यहाँ पर कम हुआ, तो मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर कम होने के बाद में क्या होता है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड तो मिल्क की लगातार बढ़ती जा रही है, साल ब साल इंक्रीज़ होती चली जा रही है। डिमांड मिल्क की कभी कम नहीं होने वाली, हर जगह पर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके चक्कर में क्या है, उसके दाम जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, दाम जो है उसके बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। इनकी चक्कर में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है भारत के अंदर में। ये 3 सबसे बड़े मेन रीज़न्स नज़र आते हैं। तो अभी यह ऐसा है कि आने वाले समय में भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए भारत के लिए यहाँ पर यही सबसे बड़ा खतरा बनेगा, ये 3 चीज़ें। इंडिया के लिए अभी भी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही 3 चीज़ें नज़र आएंगी आने वाले समय में, जो कि इन्फ्लेशन को आगे बढ़ावा दे सकती हैं। आगे आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो जो बाइडन कह रहे हैं कि मतलब अभी 80 की एज में भी जो है 2024 का जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें खड़े होंगे। 2024 में भी यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए खड़े होने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली अभी 2024 की बात अलग है, उस समय पर यूएस के अंदर वापस से इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन इलेक्शंस में जो बाइडन वापस से खड़े होंगे। अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। आज 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पर यह है जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में डिस्कशन किया गया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है, ये क्या होता है समझेंगे। उसके बाद में दूसरा आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल थोड़ा हटकर है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। आज जो है 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल है, थोड़ा स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि इसी दिन 26 अप्रैल को 1986 में चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर था, जिसकी चक्कर में मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर में रेडिएशन का इम्पैक्ट पड़ा। तो समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये डिज़ास्टर क्या था, वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन से पे आगे बढ़ने से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे आज हम। आज मेंस का क्वेश्चन पहले लेंगे क्योंकि थोड़ा हटकर है, आज ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक से अलग है। ठीक है, अभी परसों मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक आर्टिकल आया था जहाँ पे मैंने आपको ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के बारे में पढ़ाया था कि लगातार जो हमारे बर्फीले पहाड़ हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, बर्फ़ पिघलती जा रही है, समुद्र में यहाँ पर जो है समुद्र का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, ये आपको समझाया गया था। तो उसी के बेसिस पर ना आज का मेंस का क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है एज इट इज़, यानी कि बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको मेंस में मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है, एन्यूमरेटिंग द मेन रीजंस बिहाइंड द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड, explain its impact on global climate change and human life, also give some effective strategies to combat glacier melting। मतलब यह है कि आपको बताना है, डिटेल से यहाँ पर आपको समझाना है कि आज के समय में दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है। फिर आपने समझाना है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब इसका असर हमारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर क्या देखने को मिल रहा है ना, कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बहुत सारे आइलैंड्स डूबेंगे, ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ में जब इतना सब कुछ डिस्कस करोगे तो उसके बाद में एट द लास्ट आपको कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज समझानी है कि हमें क्या करना चाहिए इस ग्लेशियर मेल्टिंग से टैकल करने के लिए, क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। विश्व भर में ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने के पीछे मुख्य कारण को गिनते हुए आपको यहाँ पर बताना है कि इसका वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ भी आपको बतानी हैं 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 26,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। आंसर लिख के जब सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बनिए।
चलो आते हैं हम लोग अपने अब एडिटोरियल के ऊपर में। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लगभग कह सकते हो कि कंप्लीट हो रहा है। हमने टारगेट रखा है इसको जल्दी पूरा करेंगे, 2/3 प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है। तो समझेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, इसके एप्लीकेशन यानी क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये हमारी मदद कर सकता है, और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। ये 4 एस्पेक्ट्स आपको क्लियर करने होंगे। चलो यहाँ पर आप स्क्रीन पर नीचे देखना, स्क्रीन पर नीचे आपको सारी की सारी जो डिटेलिंग्स है वो मिलती हुई चली जाएंगी। सरकार ने अपना एक मकसद रखा, एक एम रखा। क्या एम है कि 10,000 जो जीनोम्स हैं उसकी हम 2023 तक सीक्वेंसिंग करेंगे, और ये काम किया जाएगा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर में। अब कहोगे इसका मतलब क्या है? देखो, जीनोम की बात कर रहे हैं मतलब हम जीन्स की बात कर रहे हैं। अब ये जीन्स कौन सी जीन्स है? अब जीन ये वो वाली जीन नहीं है। अब ये जीन को समझना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए की, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की और राइबोन्यूक्लिक एसिड की। जो हमारी बॉडी बनी है वो कैसे बनी है? सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। इस प्रकार से आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। उस सेल में आपने न्यूक्लियस देखा होगा, है ना। उसी न्यूक्लियस के अंदर में यहाँ पर इस प्रकार से जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। तो इसी डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है वो करना। अब वो सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन उसको समझने से पहले आप थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में जान लो कि एग्जैक्टली होता क्या है। एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक बेहतरीन सा पिक्चर दिखाता हूँ। क्या हो गया? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सेल का हिस्सा है, ठीक है। ये कोशिका है और ये पार्ट ऑफ सेल है, और इन्हीं सेल से क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी हुई है। इन सेल के अंदर में आप देख पाओगे बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये मैंने जो सर्कल बनाया ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस है। क्या है? ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, और न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरएनए को बनाता है। किसे? आरएनए को फॉर्म करता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये भी सेल के अंदर में, इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। तो डीएनए की अगर हम लोकेशन देखें तो डीएनए फाउंड किया जा सकता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो डीएनए थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। आरएनए कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है, जो लोकेशन मैंने आपको एग्जैक्टली दिखाई है सेल के अंदर में। अब दिखता कैसा है तो मैं आपको ये समझाता हूँ। ये हुआ सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से निकला क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से नज़र आता है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो है ये क्रोमोसोम है, और यहीं पर इसी क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए को देखा कैसे जा सकता है? इस वाले पिक्चर को देखो फिर से। ये हो गया सेल, इसमें न्यूक्लियस, इसमें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आपने यहाँ पे डीएनए देखा। डीएनए देखने के लिए क्रोमोसोम का यहाँ पे ऊपर पकड़ के खींच दो थोड़ा सा आगे, है ना। क्रोमोसोम का किनारा पकड़कर खींच दोगे तो ऐसा यहाँ पर ये बनकर आएगा। कैसा? जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पर डीएनए बोलते हैं। समझ गए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में एक बहुत खास चीज़ है। डीएनए में इस प्रकार से यहाँ पर बेस पेयर्स बने हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये पेयर्स जुड़े हुए हैं, और ये पेयर्स का जो लेबलिंग है ये पता होना ज़रूरी है। जैसे पेयर्स में होता क्या है ना, ये जो डीएनए इनमें 4 अलग अलग बेस होते हैं। एक होता है एडेनिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन, ठीक है। एक एडेनिन है, फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इधर यहाँ पर साइटोसिन है, एक ग्वानिन है, एक थाइमिन है। ये आपस में यहाँ पर जुड़ रहे होते हैं, इनकी मैचिंग हो रही होती है, और इन्हीं का यहाँ पर एनालिसिस करना जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा, फिलहाल अभी मोटा मोटा आप समझो। तो डीएनए क्या होता है ये आप समझ गए। अगर हम डीएनए को आरएनए से कंपेयर करें तो क्या है? तो बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, आप किसी को भी आराम से बता सकते हो। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड वाला है जैसा आप देख पा रहे होंगे। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि यहाँ पर 2 इस प्रकार के स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है। और डीएनए में यहाँ पर जो इसका बेस पेयर है, मैंने आपको बताया ना, बेस पेयर में साइटोसिन ग्वानिन, जैसे साइटोसिन ग्वानिन से मिला हुआ है जैसा आप देख पा रहे होंगे। एडेनिन थाइमिन, जो एडेनिन है वो थाइमिन से मिला हुआ है। इस प्रकार के बेस पेयर्स बने हुए हैं। तो डीएनए ये समझ में आ गया। आरएनए में भी बिल्कुल सिमिलर है। आरएनए में भी देखो, डीएनए में साइटोसिन है, आरएनए में भी है। डीएनए में भी ग्वानिन है, आरएनए में भी है। डीएनए में भी एडेनिन है, आरएनए में भी है। लेकिन डीएनए आरएनए को जो अलग करता है वो है यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट में यहाँ पर आप देख पाओगे डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होता है। समझ गए? इंपॉर्टेंट था, सिंपल था, क्लियर हो गया। चलो, ये इतना डीएनए आपको समझ में आया, अब आगे समझते हैं।
अब मैं आपको पहले एक टर्म बताता हूँ कि जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, क्योंकि जो हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जीनोम सीक्वेंसिंग ही करने वाले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर में ये होता है कि जो डीएनए है इसको फिगर आउट करना, इसके बेसिस को फिगर आउट करना, है ना, कि इसके अंदर कैसा ऑर्डर बना हुआ है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, इसका ऑर्डर कैसे बना हुआ है, कैसे यहाँ पर ये मिले हुए हैं, इसको फिगर आउट करने का यहाँ पर एक काम करता है जीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर में। इस वजह से बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट था। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को फिगर आउट करना, उसके बेसिस को, ये इसके बारे में डिटेल्स निकालना, इसी को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और जीनोम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, ये स्ट्रक्चर कौन लेकर आया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। और तभी से यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जेनेटिक्स की स्टडी को स्टार्ट कर दिया। लोग जीन की स्टडी को पढ़ने लगे, और जेनेटिक्स की स्टडी को इसलिए स्टार्ट किया गया कि हम उस स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में क्या क्या उसकी जीन की क्वालिटीज़ हैं, प्लस उसमें क्या क्या बीमारियां हैं। ठीक है ना। जीन की स्टडी की जाती है पता लगाने के लिए, उसकी क्वालिटीज़ पता लगाने के लिए, उसके डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आती रहती हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। समझ गए। तो डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है आपके डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सभी चीज़ के लिए यहाँ पर जो डीएनए है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीनोम क्या होता है? जीनोम यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कंप्लीट सेट कहलाता है। जो किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है ना, ये कंप्लीट सेट होता है जेनेटिक मटेरियल का। सभी जीन्स इसके अंदर होते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि चाहिए होती है किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। तो ह्यूमंस के अंदर में जो जीनोम होते हैं, लगभग कह सकते हो ये 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर से मिलकर बने हुए हैं। 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर से यहाँ पर मिलकर बने हुए हैं। इस प्रकार से इतने सारे बेस पेयर्स, 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है ह्यूमंस के अंदर में। ठीक है, जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में अरेंज हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब वही जो मैंने आपको अभी बताया था, इस प्रकार से। तो ऑब्वियस ही बात है, इसी का ही यहाँ पर एनालिसिस करना, इसी की यहाँ पर स्टडी करना, इसी का यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना, वही कहलाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में फिगर आउट करना डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, इसके बेसिस को, है ना, प्लस यहाँ पर जो ऑर्डर ये लगा हुआ है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन आपस में जो मिले हुए हैं, ये कैसे मिले हुए हैं, है ना, तो इनको यहाँ पर एनालिसिस करना, ये कहलाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। इससे होगा क्या? इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम पता लगा सकते हैं कि उस जीन के अंदर क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं उसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। जीन के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, डीएनए में कोई इश्यूज़ होता है जिसके चक्कर में काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, तो उसका पता लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर उस बीमारी की जो दवाई है वो बनाई जा सकती है। प्लस ये जो सीक्वेंसिंग है ना, ये प्लांट्स में भी की जा सकती है, क्योंकि प्लांट्स में भी डीएनए प्रेजेंट है, तो प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ह्यूमंस में सीक्वेंसिंग हो रही है, वैसे यहाँ पे प्लांट्स में भी की जा सकती है। चलो अब मैं आपको जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में समझाता हूँ, ये एग्जैक्टली क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग तो आपको समझ में आ गया। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.3 बिलियन। अब 1.3 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं ना, इनमें पॉपुलेशन थोड़ी डाइवर्स है। कोई अलग यहाँ पर लोग हैं, थोड़े अलग लोग हैं, सबकी पॉपुलेशन अलग है। लगभग 4600 डाइवर्स पॉपुलेशन ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर में, यानी कि ऐसा नहीं सभी के जीन एक ही हैं, सभी के जेनेटिक्स एक हैं। जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, सबके जेनेटिक्स अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के जेनेटिक्स अलग अलग है। तो इस प्रकार के 4600 अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। उनके पास में यूनिक जेनेटिक वेरिएशंस हैं, अलग अलग जीन्स उनके पास में देखने को मिलता है। तो इनका एक डेटाबेस बनाया जाता है, पूरा का पूरा कलेक्शन रखा जाता है इंडिया जीनोम्स का। तो इंडियन जीनोम्स को यहाँ पे कलेक्ट करके एक डेटाबेस बनाया जाएगा। तो जो रिसर्चर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इसके बारे में अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट्स को समझ सकते हैं कि जीन्स में भी अलग अलग प्रकार के वेरिएंट्स से अलग अलग प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, और अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, जिससे हम बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो बीमारियाँ हैं जो कि जीन से संबंधित हैं, उनके प्रति दवाइयाँ बना सकते हैं, थेरेपीज़ को बनाई जा सकती है। ये काम कोई नया काम नहीं है। यूके, चाइना, यूएस जैसी कंट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार का काम कर रही हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कह सकते हो कि 1 लाख के आसपास जीनोम की सीक्वेंसिंग का प्रोग्राम बना चुकी हैं। और ऐसे यहाँ पर इंडिया कर रहा है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक इनिशिएटिव है जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है।
ये जो HGP है ना, ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर फोकस किया गया है कि हम एंटायर ह्यूमन जीनोम को यहाँ पर पढ़ सकें, उसको डिकोड कर सकें, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। तो उसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ये 2020 में ही हो चुका था। हमारा मेन मकसद है कि हम जेनेटिक वेरिएशंस को समझें। इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो डाइवर्स पॉपुलेशंस हैं, उनके बीच में जो जेनेटिक वेरिएशंस है, जो चेंजेस हैं, उनको समझें। ठीक है, कई सारी बीमारियां जो हैं कह सकते हो कि काफ़ी बदलाव कर देती हैं, उसको हम समझें। क्योंकि ये डाइवर्सनेस बहुत ज़्यादा है, अलग अलग पॉपुलेशन में, अलग अलग ग्रुप्स में आप देखोगे तो इस प्रकार के वेरिएशंस नज़र आते हैं, चेंजेस नज़र आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में मेन मकसद है कि हम 20 इंस्टीट्यूशंस को, 20 अलग अलग संस्थाएं के जो भारत की हैं उनको साथ में लेकर आएँ और साथ में मिलकर हम लोग इस प्रकार से जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर काम करें। समझ गए? इससे क्या होगा, मैंने आपको जैसे बोला कि बहुत सारी बीमारियों का पता लगेगा और बहुत सारी थेरेपीज़ हम बना पाएंगे। अब उसी को समझेंगे कि आखिरकार जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाया है इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंस ये होगा, एक अच्छा हेल्थ केयर हम लोग लेकर आ सकते हैं जब डिजीज़ के बारे में पता होगा, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि तुरंत जीन के अंदर बदलाव कर देती हैं, जेनेटिक्स के ऊपर असर डालती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जो जीन्स होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। तो ये जो इन्वेंशंस होंगे ना, तो बहुत अलग अलग लेवल पर होंगे। इससे यहाँ पर अलग अलग बीमारियाँ जो हैं उसको हम लोग यहाँ पर टैकल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे जीन के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग जो बदलाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने में मदद करेंगे कि जैसे हम साउथ एशिया में जब बात करते हैं ना, तो साउथ एशिया में कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होती है, यानी दिल से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उसमें ज़्यादातर हार्ट अटैक आता है। जबकि अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्सों में जो लोग हैं उनको स्ट्रोक आता है। उनको हार्ट अटैक प्रॉपर नहीं आता, चोक हो जाता है, स्ट्रोक आता है उनके। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग अलग वेरिएशंस की वजह से तो उनके जीन अलग है, इधर के जीन अलग हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी कर सकेंगे, वेरिएशंस के बारे में समझ सकेंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। समझ गए? दूसरा यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में, यानी कि इसी प्रकार के जो सिमिलर बेनिफिट्स हैं, सेम फ़ायदे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में दे सकते हैं। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं, है ना, उन प्लांट्स के यहाँ पर जो जेनेटिक्स हैं उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर कौन कौन से प्लांट हैं, किन किन के जीन कैसे हैं, कीड़ों का जो अटैक होता है तो यहाँ पर इन प्लांट्स में क्या जीन के बदलाव हो जाते हैं, उसको यहाँ पर समझना। और इसको समझने के बाद में हम उन्हीं जीन के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं कि हमें अगर पता चल गया कि भाई यहाँ पर इस प्लांट का ये एक जीन है और यहाँ पर एक दिक्कत है, जो ये जो पौधा है ना, इसका जो जीन है, और जब कीड़ा इस पौधे के ऊपर अटैक करता है तो उसके जीन में यहाँ पर बदलाव होता है। हम लोग अगर यहाँ पर ये चीज़ पकड़ सकते हैं तो इससे क्या होगा, हम एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं जिससे जो केमिकल्स वगैरह हैं उसका डिपेंडेंस कम हो जाएगा। क्योंकि आज हम कीड़े मारने के लिए केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पर अगर वही चेंज कर दिया जाए, जीन के अंदर हम लोग चीज़ों को पकड़ सकें, तो कहीं ना कहीं केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेशन चल रहा है, यानी कि दुनिया भर की कंट्रीज़ जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं, सब साथ में मिलकर आज के समय में वर्क कर रही हैं। अब बात आती है चैलेंजेस की, इसमें परेशानी क्या है। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की। अब चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस भी हैं। डेटा प्राइवेसी। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आप कुछ ना कुछ डेटा तो कलेक्ट करोगे ना, उस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करोगे, स्टोरेज रखोगे, और भारत में कोई भी अभी प्राइवेसी बिल है भी नहीं अभी, मतलब कि प्राइवेसी को लेकर कोई भी कानून वगैरह नहीं है, डेटा डिटेल से कोई प्राइवेसी बिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी चिंताएं बन जाती हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाएगा कि उसका जीन कैसा है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो ये देखना ज़रूरी है। तो पहली चैलेंज यही है, पहली चिंता यही है कि डेटा प्राइवेसी का इशू देखने को मिल जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एथिकल कंसर्न, यानी ये जो कर रहे हैं काम, जीन जेनेटिक के बारे में जाना जा रहा है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, ये क्या एथिकली सही है, मतलब सही है करना। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एथिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर उठता है कि काफ़ी सारे चाइना के अंदर डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर जीन के बारे में काफ़ी कुछ जाना और उसके अंदर बदलाव करने की कोशिश की। दुनिया का पहला जो जीन एडिटिंग बेबी है, यानी कि जीन के अंदर बदलाव करके बच्चा बनाया गया था, और ये चाइना ने काम किया था, जो कि कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है एक चिंता वाला विषय बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर चाइना सुपर ह्यूमंस बना रहा है और भी बहुत सारे काम कर रहा है जीन के अंदर बदलाव कर करके।
जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो चिंता वाली बात है, और ये एथिकल क्वेश्चन के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इकट्ठा करता है। ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज़ सही भी नहीं है अगर ये बड़े लेवल पर यानी गलत तरीके से यूज़ हो रही है तो। समझ गए, तो इसका यहाँ पर ये नुकसान भी है। अब जीनोम क्या होता है ये हम समझ गए, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये समझ गए। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है वो भी यहाँ पर समझ लो, राइटर क्या बोलते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ना जीन एडिटिंग का, सॉरी ये जीनोम सीक्वेंसिंग का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये करना चाहिए, इसके फ़ायदे भी हैं। लेकिन जो कह सकते हो ना ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंश्योर करना होगा कि सारा काम एथिकली हो, मतलब सही तरीके से काम किया जाए, और जो एक व्यक्ति है जिसकी जो प्राइवेसी है, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी भी सुरक्षा की जा सके, उसको भी ध्यान में रख के काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद में पूरा पोटेंशियल है, पूरी ताकत है कि वो क्या कर सके, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर को इंडिया में बदल सके, एक अच्छे लेवल की यहाँ पर फैसिलिटीज़ लेकर आ सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें इंश्योर भी करना होगा कि लोगों की प्राइवेसी के साथ में कोई मजाक नहीं होना चाहिए। लोगों का जो डेटा इकट्ठा किया गया है, जीन डेटा इकट्ठा किया गया है, उसके साथ में कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी ने 2017 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है ना, इस एग्रीकल्चर के रेफरेंस में जो ये टेक्निक है जीनोम सीक्वेंसिंग, ये अक्सर न्यूज़ में आती है, तो हम यहाँ पर इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए, जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ किया जा सकता है किस चीज़ को लेकर, अलग अलग प्लांट में जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने में, कि कहाँ कहाँ पर जो बीमारी है उससे ये प्लांट्स बच जाता है ना। अगर कोई सूखा पड़ता है तो वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स टॉलरेट कर सकते हैं, तो उसको लेकर उनके जीन को आइडेंटिफाई करने का काम करना। सही है स्टेटमेंट पहला। दूसरा स्टेटमेंट, जो ये टेक्निक है जीनोम सीक्वेंसिंग की, ये मदद करती है कि हम एक नई वैरायटी का प्लांट बना सकें बिल्कुल कम समय में। बिल्कुल ऐसा भी कह सकता है, क्योंकि जीन एडिटिंग करने के बाद में जैसे बीटी, कॉटन, ऐसे कई सारे आपको क्रॉप्स देखने को मिलेंगे जो जीन एडिटिंग की वजह से बने हैं। तो ये हेल्प कर सकता है हम लोगों को एक नई वैरायटी देने में, फसल की एक नई वैरायटी देने में, तो ये भी यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इसका यूज़ किया जा सकता है ताकि जो फसलों के अंदर में जो पैथोजन है उसके बारे में पता लगाना, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी काम किया जा सकता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ही यही है कि पूरा का पूरा जो डीएनए सीक्वेंस है उसका यहाँ पर स्टडी करना, पूरा सीक्वेंस कैसा मैच है, कैसे यहाँ पर बेस बना हुआ है, उसकी यहाँ पर स्टडी करना। तो उसके बेसिस पर सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाती है। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगला जो एडिटोरियल है वो है चेरनोबिल डिजास्टर को लेकर। अब ज़्यादा कुछ यहाँ पर है तो नहीं दोस्त, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ चेरनोबिल डिजास्टर एग्जैक्टली क्या था। देखो आज है तारीख 26 अप्रैल, और इसी दिन 1986 में एक चेरनोबिल ट्रेजेडी हुई थी। चेरनोबिल जो कि बेसिकली यूक्रेन में एक जगह है, वहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए थे। उन न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हो गया, और उस एक्सप्लोजन की वजह से, उस विस्फोट की वजह से पूरा रेडिएशन फैल गया सब जगह में, और रेडिएशन फैलने की वजह से कई सारे लोग जो हैं मारे गए, और बहुत सारे लोगों के ऊपर एक बुरा असर देखने को मिला। बोला जा रहा है कि लगभग उस रेडिएशन की वजह से आसपास के 3 देशों में 8.4 मिलियन लोगों के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा था। प्लस यहाँ पे 400 से ज़्यादा, मतलब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ, आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा। हिरोशिमा नागासाकी जो जापान में है, जहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, जिसके बेसिस पर यहाँ पे जापान को शांत किया गया था वर्ल्ड वॉर में, है ना। तो वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे ना, उसका असर आज तक दिखाई पड़ता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब वो कितने खतरनाक थे, और उन न्यूक्लियर बॉम्ब से 400 गुना ज़्यादा, कितना 400 टाइम्स ज़्यादा बड़ा रेडिएशन रिलीज़ हुआ था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट अटैक कर रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट विस्फोट में जो चेरनोबिल के अंदर हुआ था। जो चेरनोबिल डिजास्टर कह सकते हो कि इस हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा पावरफुल था। साल 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और इन्होंने 26 अप्रैल को एक इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे की तरह यहाँ पर याद करने के लिए बोला कि ये दिन हर साल 26 अप्रैल को हम लोग चेरनोबिल डिजास्टर को याद करेंगे। तो चेरनोबिल डिजास्टर क्या था ये आप समझ गए, क्योंकि जो रिएक्टर की डिज़ाइनिंग हुई थी ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं एनर्जी बनाने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए, उस रिएक्टर के डिज़ाइनिंग में ही कहीं ना कहीं डिफेक्ट था, एक कहीं ना कहीं कमी थी। और अब रिएक्टर की डिज़ाइन में तो पहले से कमी थी, अब जो उस रिएक्टर को चला रहा व्यक्ति है उसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, जिसकी चक्कर में यह हादसा होना ही था। तो जिसके चक्कर में जो स्ट्रीम है वो एक्सप्लोड हो गया, आग लग गई और पूरा डिज़ास्टर हो गया। ये एक्सप्लोजन की वजह से एनवायरनमेंट में रेडिएशन ही रेडिएशन फैल गया, और ये रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। जो यूरेनियम और इन चीज़ों का रेडिएशन होता है, ये इंसान के पूरे स्किन को चीर देता है, पूरे स्किन को यहाँ पर बुरा तरह से यहाँ पर जला देता है। तो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा
जो खतरनाक सा इंसिडेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला था। अब इंडिया में भी कई सारे इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये वैसे मैंने अलग से पॉइंट लगा दिया था कि भारत में क्या हालात हैं। तो भारत में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये 5वीं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया के लिए। अगर हम स्पेशली भारत के लिए बात करें तो 5वें नंबर पर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। हमारे देश में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है उसमें 3% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी न्यूक्लियर एनर्जी का होता है। भारत के पास में भी काफ़ी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। वैसे हमारे पास में टोटल 7 बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। हमारे देश भर में 7 पावर प्लांट हैं, और पावर प्लांट में एक पावर प्लांट में 2-3 रिएक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 पावर प्लांट है, जहाँ पर इन 7 पावर प्लांट में हमारे पास में टोटल 22 रिएक्टर्स हैं, आप ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बोला जाता है कि इंडिया का जो पहला वाला यूनिट था, सबसे पहला, वो था KAPP3। KAPP3 जो है यह है बेसिकली यहाँ पर कगरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला 700 मेगावाट यूनिट का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, और अभी तक का मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको यहाँ पर भारत ने खुद से जो है डेवलप किया है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहते हैं, तो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो हमारे पास में 22 रिएक्टर है ना, टोटल 22 रिएक्टर इंडिया में, उसमें से 18 रिएक्टर जो हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 लाइट वाटर रिएक्टर है। कभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर और लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं जो हैवी वाटर का काम होता है वो क्या होता है। इसको लेकर यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन पूछा था कि जो हैवी वाटर का एक काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो क्या होता है, क्या काम करता है हैवी वाटर। तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, कूल डाउन द रिएक्टर, या फिर स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप सोचोगे यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हैवी वाटर में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इसलिए ताकि जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको यहाँ पर कम किया जा सके, उस न्यूक्लियर रिएक्टर को शांत किया जा सके। समझ गए। तो यहाँ पर ये था यहाँ पर पूरा डेटा जो कि मैंने इंडिया के एस्पेक्ट में भी आपको समझा दिया है। चेरनोबिल डिजास्टर क्या था वो भी आपको समझ में आ गया है। नाउ फाइनली हम लोग चलते हैं आप लोग प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद में अपने सेशन को एंड करते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, फटाफट इसको देखते हैं। पूछा गया था लोकसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको लेकर 4 स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट को देखो। जब आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक स्पीकर होते हैं, एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, आपको पता होगा। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लोकसभा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन की जो तारीख होती है वो स्पीकर फिक्स करते हैं, और ये सही बात है। पहले स्पीकर अपॉइंट होते हैं, स्पीकर अपॉइंट होने के बाद में ही स्पीकर के माध्यम से ही इलेक्शन किया जाता है डेप्यूटी स्पीकर का। तो इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक इलेक्शन मतलब ये मैंडेटरी है कि जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखो। जो डेप्यूटी स्पीकर है अगर वो यहाँ पे लोकसभा में बैठते हैं डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर, तो दोनों के पास में पावर बिल्कुल सेम होती है। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। इवन कभी कभी लोकसभा में मान लो स्पीकर किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह पर बैठ सकते हैं। तो दोनों के पास में पावर बिल्कुल सेम होती है, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो। क्या डेप्यूटी स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए एक मोशन मूव करना पड़ता है? पहले स्पीकर मोशन मूव करेंगे फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कोई रोल यहाँ पर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो मतलब चारों स्टेटमेंट में से पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहो तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो डेट होती है डेप्यूटी स्पीकर की वो हमारे स्पीकर ही फिक्स करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपलसरी प्रोविज़न नहीं है कि वो जो डेप्यूटी स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी से हो। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर और साथ ही साथ में स्पीकर के पास में दोनों के पास में बिल्कुल सिमिलर पावर्स देखने को मिल जाती हैं जब भी ये दोनों हाउस में बैठते हैं। चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर को हमारा जो इलेक्शन होता है ना डेप्यूटी स्पीकर, वो लोकसभा के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। पहले स्पीकर का इलेक्शन होता है उसके बाद यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होता है। इसमें यहाँ पे कोई भी मोशन वाला प्रोविज़न नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट 4 हमारा गलत हो जाता है ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।